हेलो हेलो। हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? एम आई ऑडिबल? यस, गुड इवनिंग सर। प्रतीक, सूरज, कैसे आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। ओनली लेक्चर, गुड इवनिंग। यस, मैं सब बताने वाला हूँ, डोंट वरी। दारा, पूनम, कौस्तुभ, राशि, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? काफी दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। श्रेयस, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। मैं एकदम मस्त हूं। अच्छा, आवाज वगैरह सब बराबर आ रहा है ना? यस यस यस, ग्रेट ग्रेट। यस, ओनली लेक्चर, थैंक यू सो मच। अभी फैकल्टी भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अमेंडमेंट। हरीश, थैंक यू सर। अमेंडमेंट 1 घंटे में हो जाएंगे। गुड न्यूज इज देयर आर नो मच अमेंडमेंट्स। ओके, सो जस्ट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। यस। अच्छा, अभी आप जिस ग्रुप में हो लिंक एक बार शेयर कर देना, सो दैट सबको पता चल जाएगा। बोलिए। सूरज, कीर्ति, थैंक यू सो मच। चलो, सो शैल वी स्टार्ट देन। अपना टाइम हो गया है। शैल वी स्टार्ट? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप आपका पढ़ाई सबका परफेक्ट चल रहा है। एंड नाउ रिवीजन कंप्लीट करके नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। एंड फिर एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स लेके एग्जाम क्लियर। एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस 31 दिसंबर लाइक एनीथिंग। यस गुंजन, तो ये लेक्चर आपको एंड तक अटेंड करना है, कंपलसरी है। यस, मैं कल शायद इसको प्राइवेट कर सकता हूं, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 1 आवर। बोलो गुड इवनिंग। नीरज, गुड इवनिंग। चलो, कल हो जाएगा सुबह, आज नहीं होगा। फरोजा, कल हो जाएगा। यस। ओके, चलो, तो आपने लेक्चर का लिंक भेज दिया। ओके, just 1 minute ना, I'll share the link.
ओके, गुड इवनिंग। यू आर नॉट एबल टू वॉच द वीडियो, क्यों? ओके, चलो नाउ सब लोग ध्यान दो। अभी अपना ऑफिशियल टाइम हो चुका है एंड अभी अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? शैल वी गो अहेड? एक बार सब लोग हाँ बोल दो, एक बार सब लोग हाँ बोल दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट द लेक्चर। आपको मजा आने वाला है। बस आई वॉन्ट डेडिकेटेड 1 आवर, मतलब मैं आपको अमेंडमेंट इतने अच्छे से समझा दूंगा, आपको बाद में घर पे जाके एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट right now you need to stay with me for some time, okay? So then it is possible, okay? ठीक है, great, great, thank you so much, okay, yes, thank you so much। तो ऐसे आपका जैसे अभी आपने रिप्लाई किया ना, पूरे सेशन में आई नीड योर रिप्लाई, बराबर है, ताकि आपको ही पढ़ने मजा आएगा। सो इट नीड टू बी इंटरेक्टिव सेशन, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। Yes, thank you so much, Nihar, Shreyas, everyone. Okay, now अभी सबसे पहले few questions आपके जो होंगे, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नीचे मैंने आपको वीडियो में लिंक दिया है, तो आपको जो भी कोर्स है उसके हिसाब से आपको नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करना है, क्योंकि काफ़ी सारे जीएसटी के टॉपिक कॉमन ही है, ठीक है? तो मैंने जो नोट्स लिए हैं वो कॉमन नोट्स है, बट आपको आपके कोर्स के हिसाब से मैंने अलग अलग नोट्स करके दिए हैं, तो आपको उन्हीं नोट्स के अमेंडमेंट्स देखना है। जो पार्ट आपके नोट्स में नहीं है वो वीडियो आपको आगे जाके देखना है, अभी नहीं, अभी तो मैं लाइव ले रहा हूं, आपको आगे जाके स्क्रॉल करके वीडियो देखना है, ठीक है? ओके, आवाज कम आ रही है क्या? ओके, अभी होगा बराबर? हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, ओके। सो ये हो गया नोट्स का काम पहला। तो ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे मैंने आपको बता दिया, नीचे लिंक है, मैंने आपको नोट्स दे दिए। सबको नोट्स मिल गए? एक बार कंफर्म कर दो, यस सर। नाउ सेकंड थिंग, ये अमेंडमेंट्स कहाँ पे अप्लाई होंगे, किनको पढ़ना है किनको नहीं पढ़ना है, मैं सब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अपने लिए फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिन लोगों का एग्जाम 2022 में है, अपन ने जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है वो पूरा अमेंडेड है। तो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर किसी ने बहुत पुराने लेक्चर्स लिए हैं, करेक्ट ना, तो मैंने नीचे लिंक दिया है, आपको डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे। बट जिन लोगों ने फाइनेंस एक्ट 21 के लेक्चर्स लिए हैं, उनको डायरेक्ट टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, मैंने आपको पढ़ाते समय पूरा अपडेटेड ही पढ़ाया है। सो ये हो गया रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स। सो ये लेक्चर पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का है, डीटी के अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है। फिर भी 2-3 साल पुराना आपने अगर मेरे लेक्चर्स लिए हैं, आपके पास नोट्स फाइनेंस एक्ट 20 के हैं, 19 के हैं, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक से आपको डायरेक्ट टैक्स फाइनेंस एक्ट 21 के लेक्चर्स देखना है। तो ये मैंने पहला हो गया, ठीक है? अच्छा, नाउ ये जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स है, ठीक है, ये दिसंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। जो जून 20 तक के थे वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किया है, लेकिन अगर आपका वो भी मिस हो गया तो उसका भी नीचे मैंने लिंक दिया है। ओके, तो अगर आपने फाइनेंस एक्ट 21 के मैंने लेक्चर्स लिए, फिर डायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो, तो आपको बस यही अमेंडमेंट्स देखना है। हाँ, अगर उसके पहले आपने लिया है तो आपको जून 22 के भी अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे, जिसका नीचे मैंने लिंक दिया है, ठीक है? सो ये उसके बाद के अमेंडमेंट्स है, एंड दीज आर द अमेंडमेंट्स 6 मंथ बिफोर द एग्जाम। तो अगर अपना एग्जाम दिसंबर में है तो 30 जून तक सभी अमेंडमेंट्स मैंने कवर किए हैं, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने जो नोटिफाई किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, अपन उतने ही अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो आपको चेक करना है कि फाइनेंस एक्ट कौन सा है, लेक्चर कब लिए इससे मेरे को नहीं समझेगा। आप चेक करो कि आपका फाइनेंस एक्ट कौन सा है। अगर 21 है तो खाली जीएसटी के देखना है, डीटी ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर डीटी में प्रीवियस ईयर 21-22 है तो आपको डीटी के अमेंडमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके पहले का पीवाई है तो डीटी की भी देखना है। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन कि अमेंडमेंट्स किसके लिए है। अच्छा, किसी ने अगले साल का लिया है
तो अगर आपने अगले साल 2023 के लिए, तो अगर आपने मेरा नया रिकॉर्डिंग लिया है, लेटेस्ट जो लाइव रिकॉर्डिंग है, उसमें मैं आपको सब अपडेट करके देने वाला हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैराथन, रिवीजन, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है जिसका आपको अपडेट आ जाएगा। ठीक है, यस, ओके। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपडेट हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, नाउ अभी दिस टाइम आई हैव डन समथिंग वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। इस बार मैंने कलर चार्ट्स बनाए हैं एंड मैंने सभी ग्रुप में शेयर किए। आई होप यू आर हैविंग दोज कलर चार्ट्स। सो DT GST कस्टम मैंने अपडेटेड कलर चार्ट्स दिए, और आपके अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए तो आपके ड्राइव में भी अपडेटेड है। ठीक है, अगर आपके ड्राइव में नहीं है तो मैंने अपडेट करवा दिया है, नहीं तो मेरे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, यू हैव माय ऑफिस नंबर, दे विल अपडेट। मैंने खुद चेक किया है, आपके मैंने ग्रुप में भी हर एक ग्रुप में शेयर किया है, बट अभी आप काफ़ी पुराने ग्रुप में रहेंगे या काफ़ी और बच्चे ग्रुप में नहीं रहते हैं, सो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि आप उस ग्रुप में हो कि नहीं, बट मैंने सभी ग्रुप में शेयर भी किए हैं। तो वो चार्ट्स भी आपको यूज़ करना है, उसका प्रिंट निकाल के यूज़ करना है। बहुत अच्छे चार्ट्स है, 2-3 घंटे में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैंने पास्ट एग्जाम एनालिसिस भी दिया है आपको करके, वो भी ग्रुप में शेयर किया है, एंड प्लस वो आपके ड्राइव में भी ऐड किया है। ठीक है, तो ये भी आपको सब चेक करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने आपको दिए हैं, एंड जल्दी जो दिसंबर 22 के जो रिवीजन नोट्स है अगले 4-5 दिन में ड्राइव पे भी ऐड हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएंगे, सब जगह पे ऐड हो जाएंगे, टेलीग्राम में भी शेयर हो जाएंगे। तो रिवीजन नोट सबके रेडी हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे तक, अगले 1-2 दिन में सब रेडी हो जाएगा। मैं अभी 2 दिन से उस पर काम कर रहा हूँ, सो अगले 3-4 दिन में आपको सभी नोट्स में दे दूंगा, एकदम अपडेटेड। ये अमेंडमेंट ऐड करके रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ, पुराने नोट्स नहीं, वो तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। सो मैं आपको एकदम पूरे अप टू डेट नोट्स करके दे रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इनफ। नाउ आपका कंफ्यूजन अगर क्लियर हो गया तो कैन आई स्टार्ट द लेक्चर? डू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? हर एक चीज मैंने मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया। कोई क्वेश्चन नहीं तो फटाफट ना बोल दो, मजा आएगा आपको अमेंडमेंट्स में, बहुत इजी अमेंडमेंट्स है। चलो, शैल वी स्टार्ट? एक बार सब लोग हाँ बोल दो, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए, ग्रेट ग्रेट। चलिए, सो नाउ चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर द अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स का मेरा टोटल फाइल है। आपको आपके कोर्स के हिसाब से अमेंडमेंट फाइल सामने रखना है। मैं पूरे अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूँ, क्योंकि GST का सिलेबस सभी कोर्सेज में सेम ही है। तो जैसे सप्लाई चैप्टर सब जगह पे ही है, तो अमेंडमेंट 2 एक ही है, तो मैं 2-2 बार लेक्चर लूंगा तो मतलब नहीं है। तो जितने चैप्टर में अमेंडमेंट्स है तो उतना ही आपको दिया है, मतलब सब बाकी चैप्टर में अमेंडमेंट्स नहीं है, एकदम सही कहा, बाकी चैप्टर में अमेंडमेंट्स नहीं है। और ये अमेंडमेंट्स कम क्यों रहते हैं उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। मेजर अमेंडमेंट जो होते हैं फाइनेंस एक्ट 21 के, वो अपन जून में ही कवर करते हैं। दिसंबर में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आते हैं, इसलिए हमेशा नवंबर दिसंबर के अमेंडमेंट्स कम ही रहते हैं। अब ये नहीं मेरा लास्ट टाइम को भी लेक्चर देख लो, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। तो आपको जो मैंने पढ़ा है उसमें अपन ऑलमोस्ट 80-90% अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, एंड उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स रिपीट भी होंगे, मैंने आपको लेक्चर में कवर करवा दिए। बिकॉज आई डोंट नो स्टूडेंट कौन से लेक्चर देख रहा है, आपने लेक्चर कौन से लिए, कब लिए, मेरे को आइडिया नहीं है। तो देयर आर फ्यू अमेंडमेंट्स यू विल फाइंड कि सर ये तो अपने बुक में ऑलरेडी है। यस, कुछ मैंने कवर किया एंड कुछ एक्स्ट्रा है, तो दोनों पढ़ना है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गो अहेड एंड मस्त तरीके खत्म करेंगे अपन। पहला अमेंडमेंट हुआ है सप्लाई चैप्टर में, आइए पढ़ते हैं। तो सप्लाई चैप्टर में एक नया क्लॉज ऐड हुआ है 7A AA। ठीक है, चलो तो पहले हमको मैं बताता हूं क्या है। थोड़ा मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं एंड फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गाइस, सप्लाई में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? सप्लाई में अपन ने सेक्शन 7(1)A(B)and(C) पढ़ा है, बराबर है। उसके बाद 7(1)A पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
यस तो क्या था 7(1) है जिसमें सप्लाई को डिफाइन किया गया है, जहां पे कंसिडरेशन है, करेक्ट ना, सेल याद है ना, सेल, लीज, ट्रांसफर, बार्टर फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स, तो सप्लाई होगा। बी में क्या दिया है, इंपोर्ट, एंड सी में क्या दिया है, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन। ये 7(1) ABC में दिया था। देन 7(1) क्या है, जो 7(1) था उसमें क्या था, 7(1) में ऐसा बोला है कि जो 7 में सप्लाई है उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब उसको हम कैटेगराइज करेंगे, किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये था 7(1). आई होप आपको याद आ गया। एंड नेक्स्ट इज, ये नया क्लॉज ऐड हुआ है जो है 7(1) AA। 7(1) क्या हुआ है, नया क्लॉज ऐड हुआ है। तो ऑलरेडी अपन ने 7(1) पढ़ा था, अब ये नया क्लॉज ऐड हुआ है। ये क्यों ऐड हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको साइड में करने के लिए जीएसटी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट लाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो अपने नोट्स में 7(1) के बाद डायरेक्टली 7(2) था, तो बीच में एक ऐड कर दिया है 7(1) AA। अब इसका पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूं क्यों लाया गया, ध्यान से सुनना। अभी देखो मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ रहा हूं, देखो, द अबव अमेंडमेंट इन इफेक्ट ओवर रूल्स द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कलकत्ता क्लब लिमिटेड, wherein it was held that transaction between club and its member cannot be taxed owing to doctrine of mutuality, that is person cannot make profit with himself। अभी ये अपन ने पढ़ा है, आपको कुछ याद आ रहेगा क्या, ये अपन ने पढ़ा है, मैं आपको कनेक्ट करके देता हूँ, डोंट वरी, बट अपन ने पढ़ा है। कैन यू रिकॉल दिस, समवेयर वी हैव रेड इट, सो डोंट वरी, मैं आपको रिकॉल करके देता हूँ, अपने सही समझे कि हाँ सर किधर तो भी याद आ रहा है, बताता हूँ, डोंट वरी, गाई मत करो, सब बताता हूँ। तो ये वेस्ट बंगाल वर्सेस कलकत्ता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो क्लब है एंड उनके मेंबर्स हैं उनमें जो एक्टिविटी होगा उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, मतलब क्या, मेंबर्स एंड क्लब को एक ही मानते हैं, सो यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ योर सेल्फ। यस श्रेयस, अर्पणा, रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, पूनम नमस्कार। यस तो क्या बोला था कि मेंबर, क्लब एंड मेंबर, ध्यान से सुनना, क्लब एंड मेंबर को एक मानते हैं, ओके। तो यू कैन नॉट डू ट्रांजैक्शन विथ मेंबर्स, मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बट उस पर टैक्स नहीं आएगा। अभी इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया, अपन ने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद करो, यहां पे अपन ने पढ़ा था, ये क्या था बताओ, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में अपन ने क्या पढ़ा था याद है, कौन से एक्टिविटी को गुड्स माना जाएगा, कौन से एक्टिविटी को सर्विस माना गया है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर मेंबर को गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर कंसिडरेशन, उसको सप्लाई माना जाएगा। अभी ये डिसीजन से क्या होता, वो जो सप्लाई में कवर्ड था उस पर जीएसटी नहीं आता, तो उसको ओवररूल करने के लिए गवर्नमेंट ने नया क्लॉज इंसर्ट किया, और क्लॉज इंसर्ट करके अलग से बोल दिया, द एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर constitute vice versa for cash or deferred payment for valuation consideration, इसको सप्लाई माना जाएगा, ओके। एंड ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1/7/17 से इंसर्ट किया गया है, करेक्ट। तो अपन ने जो पढ़ा था ना, शेड्यूल 2 में पढ़ा था कि मेंबर अगर एओपीबीआई को, मतलब एओपीबीआई अगर मेंबर को गुड्स सप्लाई करती है फॉर अ कंसिडरेशन, उस पर जीएसटी आएगा, बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उससे क्या होता, उस पर जीएसटी नहीं आता, इसलिए उन्होंने नया ऐड किया क्लॉज AA, और उसमें क्या बोला है, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और इज कॉन्स्टिट्यूट और वाइस वर्सा फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उस पे जीएसटी आएगा। देखो, फॉर दिस पर्पस ऑफ क्लास इट इज हियरबाय क्लेरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट डिक्री ऑन एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, देखो यहां पे उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड कर दिया, क्लियर कट बोला कि ऊपर का जो प्रोविजन है, ऊपर का जो प्रोविजन है वो सबको ओवरराइड करेगा, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको भी ओवरराइड करेगा। द पर्सन एंड इट्स मेंबर shall be deemed to be two separate person and supply of activity or transaction inter se shall be deemed to be take place from one such person to another, क्योंकि जीएसटी में कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का, बट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या होता,
क्या होता, क्या बोला उन्होंने कि मेंबर एंड क्लब उसमें टैक्स नहीं आएगा, तो ऐसा होता तो फिर गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने डबल ए इंसर्ट करके बोल दिया कि नहीं, ये जो हमने इंसर्ट किया है ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी ओवरराइड करता है एंड स्टिल दैट प्रोविजन रिमेन्स द सेम। तो अगर मेंबर एंड क्लब में अगर कोई सप्लाई होता है तो उस पे जीएसटी आएगा। इज दिस क्लियर? दिस इज द अमेंडमेंट, ठीक है, यस, ओके, यस। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं एक बार बताता हूं, नीचे लिंक दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ देखो मैंने आपको नोट दिया है, द इंटेंट ऑफ अमेंडमेंट्स टू पुट टू एन एम्बिग्युइटी वेदर एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड सर्विस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल to its member or vice versa fall within the purview of supply or not. The amendment brings the certainty in the said activities are covered within the scope of GST to ensure that उसके ऊपर GST लगेगा। Is this clear? आपको सबको समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन है तो पूछ लो। एंड इसलिए वो फिर शेड्यूल 2 में था ना पैरा 7, उसको ओमिट कर दिया गया है, जो अभी मैंने कहा था ना कि मेंबर ने अगर पैसा लेके उसको ओमिट कर दिया क्योंकि उसके भी जरूरत नहीं है ना, सेक्शन डबल ए अलग से लाया गया। तो आपने नोट्स में से शेड्यूल 2 में जाना है, एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, उसमें है देखो मेंबर वगैरह, तो ये पैरा 7 वहां से डिलीट कर देना है और उसको अलग उन्होंने ऐड कर दिया गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। देखो ये था, अपन ने पढ़ा था, ये डिलीट करना है अभी नोट्स में से, क्योंकि इसके लिए अलग से डबल ए इंसर्ट कर दिया इसलिए। द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाज स्टेटेड एज सप्लाई। तो यहाँ पे था सप्लाई ऑफ गुड्स। सो जो एओपी बीओ है उन्होंने मेंबर्स को सप्लाई किया है गुड्स फॉर कंसिडरेशन, फ्री में नहीं, फॉर कंसिडरेशन, तो सप्लाई माना जाएगा। इसको अभी हटा दिया गया है क्योंकि अलग से डबल ए सेक्शन लाया गया, एंड जो डबल ए लाया गया उसमें क्लियर कट बोला था कि फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन अगर है तो क्या होगा, उस पे जीएसटी आएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा। ग्रेट। सो गाइस दिस इज द अमेंडमेंट इन चैप्टर 1 सप्लाई। बस बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। सो आर यू हैप्पी और नॉट बताइए। बस एक ही अमेंडमेंट है, इतना है कि डबल ए को ऐड करना है एंड शेड्यूल 2 में से उसको हटाना है, दैट्स इट। नाउ सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ है वो है चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें मैंने कंपोजिशन स्कीम का एक ही छोटा सा अमेंडमेंट कवर किया है। सो बीसवीं के जो चैप्टर से सर आरसीएम, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, मैंने आपको पहले कहा था जिस चैप्टर में अमेंडमेंट है मैंने उतना ही कवर किया है, बाकी करके क्या पढ़ाऊंगा आपको। अलग करने का लॉजिक था कि वो उसमें से हटा दिया और एक अलग सेक्शन बना दिया, बस उसका लॉजिक वही था, क्योंकि उसमें खाली गुड्स कवर था। अभी जो लाया गया अमेंडमेंट, देखो इसमें एक्टिविटीज बोला है तो उसमें सब कुछ कवर्ड हो गया, उसमें खाली गुड्स था, इसमें एक्टिविटी बोला है द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन, तो गुड्स हो या सर्विस दोनों पे आएगा। उसमें खाली गुड्स था, अभी उसने क्या कर दिया, गुड सर्विस दोनों होगा, मतलब सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी तो भी उस पर जीएसटी आएगा। वो जो हटा दिया श्रेयस, उस पर खाली गुड्स था, अभी उन्होंने सर्विस को भी ऐड कर दिया है। इज दिस क्लियर? यस, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं जितने अमेंडमेंट स्टूडेंट दिए मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स आपको पढ़ा के आपका अन्य से ज्यादा समय नहीं लूंगा। इंस्टीट्यूट ने जितना दिया आप चेक कर सकते हैं, हर एक अमेंडमेंट मैंने कवर किया है, ठीक है। नाउ अभी चार्ज ऑफ, यस यस, ग्रेट ग्रेट। नाउ अभी ध्यान से सुनना, अभी अपन आते हैं कंपोजिशन स्कीम। कौन सा सेक्शन था कंपोजिशन स्कीम का? सेक्शन 10(1), 10(2) एंड 10(2)A है ना। सो 10(1) था मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, केटरिंग एंड ट्रेडर, एंड 10(2)A में कौन थे? सर्विस प्रोवाइडर। कौन थे? सर्विस प्रोवाइडर। 10(1) में लिमिट था 1.5 करोड़ 75 लाख, 10(2) में लिमिट था 50 लाख, ये अपन ने पढ़ा था। अभी इसमें अगर आपको याद है, कौन तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट उस पर जीएसटी आएगा। वो अलग है, ये अलग है। वो जो क्लब मेंबरशिप है, कौस्तुभ ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक ब्लॉक क्रेडिट में अपन ने पढ़ा था। कौस्तुभ ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं दोनों में फर्क क्या है। मैंने किसी क्लब का मेंबरशिप लिया है, उस पे जो जीएसटी है ना, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये क्या है, इस क्लब ने मेंबर को सर्विस दिया है, गुड्स एंड सर्विस, तो उस पे जीएसटी आएगा बट क्रेडिट नहीं मिलेगा। करेक्ट ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए किया गया है। जस्ट 1 मिनट है गाइस। हाँ, मतलब आपको आवाज और क्लियर आएगा। तो कौस्तुभ वो क्लब मेंबरशिप अलग अलग हो सकती है। यहां पे जो लिखा है, वो क्लब कोई भी हो सकता है। यहां पे कौन सा क्लब है जो, किधर गया? हाँ, ये देखो, क्लब एंड मेंबर कैन नॉट बी टैक्स। तो उसको ओवरराइड करने के लिए तो किया गया, क्योंकि ये बोल रहे टैक्स ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, इसलिए तो लाया गया। क्योंकि जीएसटी में लिखा था टैक्स आएगा, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया टैक्स नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा अमेंडमेंट किया गया, बाकी कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा लॉजिक सही है कि सर जीएसटी में तो था, हाँ, तो उसको तो कोर्ट ने बंद कर दिया ना, तो इसलिए उनको अलग सेक्शन बनाना पड़ा। नाउ अभी अपन देखते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी में। नाउ अभी याद करो, जीएसटी में अपन ने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो अगर अपन मैन्युफैक्चर करते तो कंपोजिशन स्कीम में हम नहीं आ सकते। कोई बता सकता है क्या? पान मसाला, एरिएटेड वाटर, और क्या बताओ जरा, आइसक्रीम, याद है? तो ये अगर आप 3-4 चीजें बनाते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड जो 10(1) में एलिजिबल नहीं, वो 10(2) में भी एलिजिबल नहीं है। करेक्ट ना? ना मतलब आप ना 1.5 CR में आओगे, ना 75 लाख में आओगे, ना 50 लाख में आओगे। कोई बता सकता है वो 4 गुड्स? पहला था पान मसाला, दूसरा था आइसक्रीम, एरिएटेड वाटर, और कुछ था क्या? बताओ। हाँ, तो अभी उसमें कुछ गुड्स ऐड किए गए, मतलब अगर ये भी गुड्स अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं आऊंगा। तो आपने नोट्स पे वहां पे ये गुड्स ऐड करना है। कौन से? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अच्छा, ये जो मैं मटेरियल आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दिस इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ब्लॉक, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स, फॉसिल मिल, अर्थन और ऑल्सो इनएलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। बस इतना ही अमेंडमेंट है। करेक्ट? तो आपने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा है? आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, इसमें ये 4 गुड्स ऐड करना है। कौन से? मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल, अर्थन, रूफिंग टाइल्स, रूफिंग टाइल्स। इन प्रोडक्ट का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो देखो, एज पर सेक्शन 10(2)E, तो आपने जो गुड्स बताए वो कहां पे थे? 10(2)E में। देखो कौन से, देखो नाम दिया, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर। इसमें भी क्या ऐड हो गया? फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर। नाउ गाइस ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो क्या लिखा है, ये जो ब्रिक्स है ये कभी एलिजिबल नहीं होंगे जिसमें 90% से ज्यादा क्या है? देखो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट 90% और मोर फ्लैश कंटेंट, मतलब जिस ब्रिक में, ध्यान से सुनना, 90% से ज्यादा फ्लाई ऐश कंटेंट्स है वही एलिजिबल नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप जो ब्रिक बना रहे हैं उसमें फ्लाई ऐश कंटेंट 60% है, 80% है, 70% है, तो आप एलिजिबल हो। अच्छे सुनना है, 90% है तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट 60 है, 70 है तो एलिजिबल हो। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, आज ही बता रहा हूं। यस, ट्रेडर को अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउड नहीं है। तो जो ट्रेडर है उसको अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन खाली मैन्युफैक्चर के लिए है। यस, तो बोलो 60% तो क्या लिखोगे? फटाफट आंसर भेजो। 60-80 है तो क्या है? अच्छा, 90 और मोर बोला है तो एग्जैक्टली 90 तो भी अलाउड है।
90 से कम है तो अलाउड नहीं है। चलो आगे, तो इतना था अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम में, दैट्स इट। तो कंपोजिशन स्कीम का अमेंडमेंट खत्म, करेक्ट। आगे नाउ अभी ये अमेंडमेंट एग्जम्पशन चैप्टर में हुआ है, तो जिनके लिए एग्जम्पशन चैप्टर है उनको ही देखना है। बहुत सिंपल सिंपल अमेंडमेंट से मैं आपको फटाफट बताता हूं। बिफोर दैट एनी डाउट, बोलिए बोलिए, कोई डाउट है क्या, बताइए फटाफट। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो, सो गाइस हाउ इज द जोश, लेक्चर में मजा आ रहा है ना आपको? दोनों चैप्टर के अमेंडमेंट एकदम बराबर समझ में आ गए, ग्रेट। नाउ अभी अपन देखेंगे एग्जम्पशन चैप्टर, तो जिनको सिलेबस में उनको ही देखना है। इसमें अलग अलग सेक्टर में एग्जम्पशंस थे, तो ये है एंट्री नंबर 3। ओके, ये क्या है? एंट्री नंबर 3। ये है गवर्नमेंट सेक्टर। अपन ने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट को मैं प्योर सर्विस दे रहा हूं जिसमें कोई मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, किनको दे रहा हूं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी? इन रिलेशन टू एनी फंक्शन entrusted to पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, इन रिलेशन टू एनी फंक्शन entrusted to म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W। पहले मैं आपको पुरानी चीजें बताता हूं। अगर हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट को? प्योर सर्विस दे रहे हैं, किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, प्योर सर्विस, कौन सी? जो आर्टिकल 243G एंड W, मैंने उसका पूरा लिस्ट दिया है, वो वाली आप सर्विस दे रहे हो तो पूरा एग्जाम था। अभी उसमें से इन्होंने 2 लोगों को हटा दिया, किनको? गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी। मतलब अगर ये सर्विस अभी गवर्नमेंट एंटिटी एंड अथॉरिटी को दी जाएंगी तो टैक्सेबल होगा। तो एंट्री नंबर 3 में अमेंडमेंट क्या है कि ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इनको अगर सर्विस दिया जाएगा तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो देखो कौन सी सर्विस है? प्योर सर्विस एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। मतलब इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल प्लस लेबर, ओनली सर्विस। और कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 25%। दोनों जगह पे सेम अमेंडमेंट से, इसलिए मैंने कंबाइन कवर किया है। तो 2 अपन ने पढ़ा था कि प्योर सर्विस इन लोगों को देंगे तो एग्जेम्प्ट है, या फिर ऐसा सर्विस जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स मैक्स 25% है, ये भी इन लोगों को देंगे तो एग्जेम्प्ट है। बट ये दोनों एग्जाम्पशन किन के लिए अप्लाई नहीं होंगे बोलो? गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी को अगर मैं दोनों अभी सर्विसेज दे रहा हूं, प्योर सर्विस या फिर ऐसा सर्विस जिसमें वैल्यू ऑफ मटेरियल 25% तक है, तो अभी उस पे जीएसटी आएगा। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? तो कौन से सर्विसेज हैं? प्योर सर्विस एंड सर्विस विथ गुड्स मैक्स 25%। क्या था पहले? पहले एग्जाम किनको था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, इनके लिए एग्जाम था। अभी इसमें से इन दोनों के लिए टैक्सेबल कर दिया, बस इतना सा ही अमेंडमेंट है। इन दोनों के लिए क्या कर दिया? टैक्सेबल कर दिया। इज दिस क्लियर नाउ? विदिशा समझ में आ गया? ऑनलाइन आपको समझ में आ गया? यस, थैंक यू सो मच। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो ये था एंट्री नंबर 3। नाउ अभी एंट्री नंबर 15, आपने एग्जामिनेशन में एंट्री नंबर 15 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट बिलोंगिंग्स, मैंने क्लास में भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। और इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है। अपन ने क्या पढ़ा था? अच्छा, पहले पुराना प्रोविजन बताता हूं। अगर आप बाय एयर, अगर आप इकोनॉमी क्लास से सफर कर रहे हो एंड अगर आप इन स्टेट में जा रहे हो या इन स्टेट से आ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोरा,
अगर मैं यहां से कहीं पे जा रहा हूं या यहां पे आ रहा हूं तो जो एयर टिकट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं अभी पुराना प्रोविजन पढ़ रहा हूं, फिर बाद में अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा ताकि आप भूल ना जाओ। दूसरा, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, मतलब नॉन एसी जो बसेस है उस पर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन अदर देन बोला है, अदर देन रेडियो टैक्सी कैसे भी हो जीएसटी आएगा। फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, मतलब नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर टूरिज्म कंडक्टेड टूर चार्टर हायर के लिए यूज हो रहा है तो एसी हो या नॉन एसी उस पर जीएसटी आएगा। ये छोड़ के अगर यूज हो रहा है नॉन एसी तो जीएसटी नहीं आएगा। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि सर नॉन एसी का एग्जांपल बताइए। मैं गवर्नमेंट के बस से, नॉन एसी बस से पुणे से मुंबई गया या ट्रैवल कंपनी की बस से पुणे से मुंबई गया, मैंने पूरा बस हायर नहीं किया, मैं टिकट निकाल के गया नॉन एसी, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तीसरा, स्टेज कैरेज, मतलब गवर्नमेंट के बसेस एसी है तो जीएसटी आएगा, नॉन एसी पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था पुराने प्रोविजंस। यहां तक याद है क्या? तो डिड यू रिकॉल ऑल द ओल्ड प्रोविजंस? तो पॉइंट नंबर एबीसी मैंने नया कुछ भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अभी यहां से आ रहा है अमेंडमेंट। अच्छा, ये अमेंडमेंट समझाने के लिए मैं पहले प्रोविजन लाना चाहूंगा। अपन ने ईसीओ पढ़ा था सेक्शन 9(5) में। अपन ने क्या पढ़ा था कि ईसीओ के थ्रू अगर अपन 3 सर्विसेज दे रहे, कौन सी 3? होटल, देन कैब एंड हाउसकीपिंग। तो इसका जीएसटी कौन भरेगा? जीएसटी पेबल बाय ईसीओ, ये अपन ने पढ़ा था 9(5) में। तो यहां तक मैंने बस पुरानी प्रोविजन रिकॉल की है ताकि आपको मतलब ऐसा ना हो कि अपन ने डिस्कनेक्ट हो गया। याद आ गया सबको? जिन लोगों के लिए एप्लीकेबल याद आ गया? यस, ओके। बाकी लोग रुको, 5 मिनट का अमेंडमेंट है, फिर अपन कॉमन पॉइंट्स पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हो गया? ओके, नाउ अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है कि जो बी एंड नथिंग कंटेन इन बी एंड सी, बी मतलब कौन सा? ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज शैल अप्लाई टू सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ नोटिफाइड अंडर 9(5). मतलब एंट्री नंबर में बी एंड सी सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू जाती है तो उस पर जीएसटी आएगा और ईसीओ को भरना पड़ेगा। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था? नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नो जीएसटी, स्टेज कैरेज नॉन एसी नो जीएसटी। लेकिन अगर ये ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे तो उस पर जीएसटी आएगा। एंड ये जीएसटी कौन भरेगा? ईसीओ भरेगा। तो कौन सी सर्विस ऐड होगी इसमें? अभी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एंड दूसरा कौन सा ऐड हो गया बोलो? नॉन एसी स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट, तो ये भी इसमें ऐड हो गया। तो ये सर्विस अगर 9(5) ईसीओ के थ्रू दे रहे तो ईसीओ को जीएसटी भरना पड़ेगा। बस दिस इज द स्मॉल अमेंडमेंट। सबको समझा अमेंडमेंट क्या हुआ है? और मैंने यहां पे दिया है, इन अदर वर्ड्स, इन केस वेयर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी contract carriage other than the railway taxi excluding for tourism conducted are supplied through ECO, then services are not exempt and उस पे जीएसटी ईसीओ देगा। तो जो बी एंड सी है, अगर ये सर्विसेज ईसीओ के थ्रू सप्लाई की जा रही है तो उस पे जीएसटी कौन देगा? ईसीओ देगा। तो ये था एंट्री नंबर 15 का अमेंडमेंट। सबको क्लियर है? तो इसमें ये दो क्या हो गए इस बार? ऐड हो गए। इसमें ये दो क्या हो गए? एक बार ऐड हो गए। यस संजय, यू आर राइट। यस, यू आर राइट। क्योंकि अभी आपने देखा रहेगा, मैंने भी देखा था, रेड बस हो या मेक माई ट्रिप हो, उसमें गवर्नमेंट के बस का बुकिंग होता है। आप चेक करना, मेक माई ट्रिप का आप डाउनलोड करना, वहां पे बसेस में भी गवर्नमेंट के बसेस भी है। एसी में फर्क नहीं पड़ता, नॉन एसी है तो नॉन एसी पे भी अभी जीएसटी आएगा, क्योंकि कौन भर रहा है? ईसीओ, एंड फिर उनको जीएसटी भरना पड़ेगा। यस यस संजय, यू आर राइट। तीसरा, नाउ ये है एंट्री नंबर 17। ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ है सिमिलर अमेंडमेंट यहां पे हुआ है, ध्यान से सुनना। ओके, बाकी सबको क्लियर है? ओके,
नाउ पहले मैं आपके लिए रिवाइज करता हूं, फिर अपन अमेंडमेंट पढ़ेंगे। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय, अपन ने पढ़ा था अगर रेलवे से जा रहे हैं तो क्या पढ़ा था, अदर देन एसी है तो टैक्सेबल है, रेलवे से नॉन एसी एग्जाम था, मेट्रो मोनोरेल एग्जाम था, इनलैंड वाटरवे रिवर्स ट्रांसपोर्ट एग्जाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म इन वेसल, वेसल मतलब आप समुद्र में से जा रहे हैं, बट अदर देन टूरिज्म पर्पज, समुद्र में से एक जगह पे दूसरी जगह पे जा रहे हैं, नॉट फॉर टूरिज्म, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। प्लस मीटर कैप एंड ऑटो रिक्शा, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। मीटर कैप का मतलब क्या है, मैंने मुंबई का एग्जाम्पल दिया था, वो काली पीली टैक्सी ऐसे मीटर वाली टैक्सी होती है ना, तो उस पर जीएसटी आएगा। ऑटो रिक्शा उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। अभी ई में अमेंडमेंट हुआ है, अगर ये ई वाला सर्विस अगर आप ओला के थ्रू दे रहे हो, ओला उबर के थ्रू, तो उस पर जीएसटी आएगा। तो मीटर कैप एंड ऑटो रिक्शा जो ओला के थ्रू जाएंगे तो उस पर भी जीएसटी आएगा। देखो हाउएवर नथिंग कंटेन आइटम ई, मतलब खाली ई के लिए अमेंडमेंट हुआ है, बाकी एबीसीडी एज इट इज है, खाली डी के लिए अमेंड ई के लिए हुआ है। shall apply to service supplied through ECO notified under 95. In other words, where the service of transportation of passenger by meter cab or auto rickshaw including e-rickshaw are supplied through ECO, services are not exempt, and इस पे जीएसटी कौन देगा, ECO देगा। इस पे जीएसटी कौन देगा, ECO देगा। तो सेम अमेंडमेंट है, ऊपर के एंट्री नंबर 15 में बी एंड सी को लाया गया है, एंड जो एंट्री नंबर 17 है उसमें ई को 95 में लाया गया। तो अगर ये सर्विसेज बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 15 एंड 17 में, बट ये सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू जा रही है तो ईसीओ उसका जीएसटी भरेगा। इज दिस क्लियर? बोलो, सबको समझा क्या? एक बार समझा तो यस बोल दो फटाफट। आगे नाउ ये मैंने अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर किया है, बट कुछ अमेंडमेंट एज ए सेड की ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में कवर किया था। सर्विस प्रोवाइड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% ऑफ मोर टोटल एक्सपेंडिचर बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लो गवर्नमेंट के लिए जिसमें 25% से खर्च उन्होंने किया है, बाकी मेरा है, तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ये अपन ने क्लास में कवर किया है। नाउ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया और कंटिजेंट स्टेट्स, मतलब क्या है, जैसे अगर आपको इंडिया में कहीं पे जाना है तो आपको अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तो आपको गुड्स को कैरी करने के लिए नेशनल परमिट लेना पड़ता है, करेक्ट ना? तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो ये जो नेशनल परमिट आपने लिया है उस पे जीएसटी नहीं आएगा, उस पे जीएसटी नहीं आएगा। इतना ही अमेंडमेंट है। एंड लास्ट ये अपन ने पढ़ा था, इसको विड्रॉ किया है, ये एंट्री नंबर 43 है, आप चेक कर सकते हैं। क्या था ये? अपन ने पढ़ा था कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैंने इसका लॉजिक बताया था कि इंडियन रेलवे के पास फंड्स नहीं है, इसलिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया। वो लोगों से फंड्स लेते हैं, उससे वो एसेट्स खरीद के रेलवे को रेंट पे देते हैं। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो इंडियन रेलवे को एसेट्स रेंट पे दिए थे उस पर जीएसटी नहीं था, लेकिन अभी इसको हटाया गया, मतलब नाउ जीएसटी आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रेलवे को एसेट रेंट पे दिए तो जीएसटी आएगा क्या? 100% जीएसटी आएगा। दैट्स इट, एग्जामिशन अमेंडमेंट्स ओवर। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? नोट्स में जो सेकंड एंड थर्ड दिए वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। चलो अभी आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ ये टॉपिक सबके लिए है, सो सब लोग जाग जाओ जो सो गए, ध्यान दो सब लोग। एक बार हाय बोल दो, मेरे को चेक करें दो सब सो रहे कि नहीं सो रहे। चलो नाउ ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट में जोरदार अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है। सबको समझ में आ रहा है ना? फटाफट बोल दो। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भेजना है हमको मोटिवेट करने के लिए, एंड ये वीडियो आपको ग्रुप में आपके शेयर भी करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेन चीज। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, लवली, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे बच्चे रहेंगे ना तो ऐसा लगता है कि और 12 घंटे आपको पढ़ा के और कुछ भी पढ़ा दो।
है ना, बट नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, डोंट वरी, वो सेशन बाद में लूंगा मैं, मैराथन। चलो आईटीसी में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, रूल 36(4) में अमेंडमेंट हुआ है। सर क्या अमेंडमेंट हुआ है रूल 36(4) में? गुड, थैंक यू सो मच। ना रूल 36(4) में अपन ने पढ़ा था कि जो इनएलिजिबल क्रेडिट था, क्या था इनएलिजिबल क्रेडिट? मेरे गाइस जस्ट 1 मिनट, मैं बैटरी बदल रहा हूं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई एम चेंजिंग द बैटरी, बैटरी कम हो रहा है। बैटरी डाउन हो गया, चलो हाँ ध्यान दो। यस, नाउ अभी अपन ने आईटीसी में क्या पढ़ा था, रूल 36(4) कि जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5% अपन आईटीसी ले सकते हैं। याद है अपन ने पढ़ा था कि ऐसे इनवॉइसेस है जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए, मतलब मेरे पास 50 इनवॉइस है, 40 इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड हो गए, 10 लोगों ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो मेरा क्रेडिट तो लॉस हो गया। तो 40 इनवॉइस का जो आईटीसी है उसको बोलते हैं एलिजिबल क्रेडिट, उसका 5% तक आईटीसी मैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्लेम कर सकता था। याद है, ये अभी हटा दिया गया है, मतलब अभी आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा। मतलब अगर आपकी सर सप्लायर की गलती है तो भी सजा मेरे को मिलेगी, यस, गलती सामने वाले की सजा आपको मिलेगी। सो दैट मीन्स आपका जो सप्लायर है उसका भी उसको GSTR 1 फाइल करने डेट क्या है, 11 तारीख है, एंड कुछ केसेस में 13 तारीख है, QRMP स्कीम वगैरह। उसने अगर सब सही तरह से फाइल नहीं किया तो आपका क्रेडिट पोस्टपोन हो जाएगा। अपन जो 5% लेते थे अभी उसको नहीं लेना है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है। Okay, now guys please don't send unnecessary message. Okay, तुम्हारा नाम क्या है, स्टूडेंट हेल्पर, आई रिक्वेस्ट यू यू कैन सेंड द मैसेज एट द एंड ऑफ लेक्चर। तुम्हारे वजह से बाकी सभी बच्चों का फोकस हट जाएगा, सो रिक्वेस्ट है कि तुम भी लेक्चर देखो, तुम्हारे लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो गाइज नो अदर डिस्कशन, जस्ट गिव मी 30 मिनट्स, हो गया। देखो, नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सेक्शन 37 में अपन ने क्या पढ़ा था, तो सेक्शन 37 में अगर मेरे को आईटीसी चाहिए, नहीं सर रूल 36(4) नहीं हटा है, हाँ उसका पूरा जितना मिलेगा उतना ही करेक्ट, पूरा 36 नहीं, रूल 36 सब रूल 4 बराबर है। द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस डेबिट नोट हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और बाय यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जो QRMP स्कीम में है वो यूज करेंगे इनवॉइस फर्निशिंग, एंड जो नॉर्मल स्कीम में है वो फाइल करेंगे GSTR 1 11 तारीख 13 तारीख, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR 2B। मतलब अभी जो दिखेंगे 11 और 13 तारीख को उतना ही क्रेडिट मिलेगा, 2B में आपको उतना ही दिखेगा, है ना। 2B 2A क्या मैंने आपको बताया था, बट अभी आप 2B पकड़ के चलना, करें ना। सो 2B के हिसाब से या 2A के हिसाब से जितना है उतना ही मिलेगा। और मैंने क्लास में कहा था प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं ऑफिस में, जितना दिख रहा है उतना ही क्लेम करते हैं, हम 5% क्लेम नहीं करते थे, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। उस बंदे ने अगर आगे नहीं किया तो अगेन प्रॉब्लम आएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज, सो हम कभी क्लेम नहीं करते थे। तो अभी मतलब 100% ही मिलेगा, तो जितना है उतना ही मिलेगा, बाकी का पोस्टपोन हो जाएगा। बस आप आपके सप्लायर को भर के गुस्सा कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो जितना है उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? यस, सो वी कैन क्लेम ओनली 100%। नाउ नेक्स्ट, अभी ध्यान से सुनना, अभी एक मस्त अमेंडमेंट हुआ है गाइस, ध्यान दो। यस, वी कैन क्लेम ओनली 100%। विदिशा, जितना पोर्टल में दिखेगा उतना ही क्लेम करना है, एक्स्ट्रा क्लेम नहीं करना है। यस, नाउ ध्यान दो, अभी अपन ने सेक्शन 16 पढ़ा था, 16(1),
16(2) में था A, B, C, D, ये अपन ने पढ़ा था। ध्यान दो सब लोग। 16(1) क्या था? कंडीशंस। 16(1) में था कंडीशन टू क्लेम क्रेडिट। क्या दो कंडीशंस थी? रजिस्टर पर्सन होना चाहिए एंड उसने जो इनपुट्स लिए वो इन द कोर्स और फर्दरेंस में नहीं, अगले महीने मिलेगा सूरज, परमानेंटली लैप्स नहीं होगा। वो बंदा अगर अगले महीने करेगा तो अगले महीने मिलेगा, इस महीने नहीं मिलेगा। इट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट मंथ। यस उतना ही मिलेगा, जितना 2B में दिखेगा उतना ही मिलेगा। एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा जब सप्लायर फाइल करेगा नेक्स्ट मंथ में जरूर मिलेगा। मैं इस मंथ में नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहा हूं। तो अपन ने 16(2) में क्या पढ़ा था? ए में कुछ याद है क्या? ए में पढ़ा था कि आपको इनवॉइस मिलना चाहिए। बी में क्या पढ़ा था अपन ने? गुड्स रिसीव्ड होने चाहिए। सी में क्या पढ़ा था? उसका टैक्स पे होना चाहिए। एंड डी में क्या पढ़ा था? उसका रिटर्न फाइल होना चाहिए। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्या था 16(1)? कंडीशन टू क्लेम क्रेडिट में 16(1) क्या है कि आप रजिस्टर पर्सन होने चाहिए एंड फर्दरेंस होना चाहिए। 16(2) में ए क्या था? इनवॉइस मिलना चाहिए। बी गुड सर्विस रिसीव होने चाहिए। सी उसका टैक्स पे होना चाहिए। एंड डी क्या था? उसका रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा था। अब इसमें AA ऐड हो चुका है। इसमें क्या हुआ है? तो अपने टेबल में AA क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। ठीक है। एंड वो AA वही है जो अभी अपने पढ़ा था कि अभी जितने इनवॉइस पोर्टल पे दिखेंगे उतना ही मिलेगा, मतलब 100% से ज्यादा नहीं मिलेगा। वही अमेंडमेंट हुआ है। बस जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है वो यहाँ पे नोटिफाई किया गया, मतलब दो जगह पे लाया वो। 16AA में लाया और रूल 36(4) में से वो हटा दिया अभी। बस दैट इज द ओनली अमेंडमेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो देखो, अ न्यू क्लॉज 16(2) ऐड किया गया है। क्या बोलता है? अ न्यू कंडीशन फॉर ITC, it provide that ITC in respect of any supply of goods service both available to registered person only if the details of invoice debit note referred to in clause A has been, clause A मतलब वो invoice जो मैंने लिख के दिया था, has been furnished by the supplier in the statement of GSTR 1 and such details have been communicated to recipient। आपको कैसे आएगा? वो 2A 2B में दिखेगा 15 तारीख तक। तो जितना उसने अपलोड किया उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। दैट्स इट। दिस इज द ओनली वन अमेंडमेंट इन ITC। रेस्ट जो मैंने पढ़ा है वो सब सेम है। शैल वी गो अहेड? नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है रजिस्ट्रेशन में। आपको ITC का समझ में आ गया? बस आखिरी के 10 मिनट, लेक्चर खत्म। फटाफट हाँ बोल दो। हाउ इज द जोश? चलो नाउ याद करो, रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट है। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ ध्यान दो, नया रूल 10B ऐड किया गया है। तो पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं ताकि सभी मेरे दोस्तों को समझने में आसानी हो। तो गाइस आई विल जस्ट टेक लिटिल रिवीजन ताकि आपको समझ में आए। क्या मैं खाली अमेंडमेंट पढ़ूंगा ना आपको समझेगा नहीं, तो मैं आपको कनेक्ट करके देता हूं। अपन ने सेक्शन 25 6A to 6D पढ़ा था, जिसमें आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना जरूरी है ना। अगर इंडिविजुअल है तो क्या होगा? अदर देन इंडिविजुअल है तो करता है, HOP है तो कर्ता का आधार कार्ड लगेगा, कंपनी है तो डायरेक्टर का लगेगा। ऐसे ABC में पढ़ा था। D में पढ़ा था कि किन के लिए वो नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो 6A 6B 6C एंड 6D इसमें आधार कार्ड के प्रोविजन दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हमको आधार कार्ड को भी लिंक करना है GST नंबर से, ताकि जिन लोगों ने फेक पैन कार्ड लिए है वो पकड़े जाएंगे। हाँ, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आधार कार्ड फेक नहीं बनते, इस बेसिस पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने जिसका क्लास में लॉजिक बताया था कि ऐसा आधार कार्ड को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड GST ये सब इंटरलिंक कर दिया है, ताकि जिन लोगों ने फेक आधार कार्ड के बेसिस पे कुछ नंबर लिए थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये अपन ने पढ़ा था। अभी इसमें अपन ने क्या पढ़ा था
कि कुछ केसेस में आधार कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, थोड़ा नीचे आइए, अगर ये 3 काम आपको अगर गवर्नमेंट से करवाना है तो रूल 3B के हिसाब से आपको आधार कार्ड को कंपलसरी वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूल सेक्शन 25 6A 6B 6C एंड 6D, तो उसमें कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया था, अगर आपको याद है तो 6D एक बार पढ़ लेना। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है, तुम ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते ना, जितना पोर्टल में उतना ही क्लेम कर सकते हो, ज्यादा नहीं क्लेम कर सकते, ये सब ऑटोमेटेड होता है, तो तुम ज्यादा क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, जितना 2B में दिखेगा उतना ही क्लेम कर सकते हो। हाँ, अगर वही ज्यादा है तो बाद में तुमको रिफंड करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यू कैन नॉट एडिट योर 2A 2B, ओके, जो पोर्टल पे दिख रहा है उतना ही मिलेगा। नाउ तो ये 3 कामों के लिए ध्यान से सुनना, ये 3 कामों के लिए आधार कार्ड को वेरीफाई करना भी कंपलसरी कर दिया है। पहले अपन ने जो पढ़ा था वहां पे रिलैक्सेशन दिया था, बट कौन से 3 काम? फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST 21 अंडर रूल 23, आपका जो GST नंबर कैंसिल हुआ है, आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे कि मेरा नंबर कैंसिल मत करो, तो उसके लिए अभी आधार कार्ड वेरीफाई होना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है रूल 89, तो आधार कार्ड वेरीफाई करना मैंडेटरी। पहले कुछ केसेस में रिलैक्सेशन दिया था, अभी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एंड अगर आपको रिफंड क्लेम करना है ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट गुड्स पे अगर आपने IGST दिया है, करेक्ट, यस यू आर राइट, तो इन 3 केसेस में पहले चलता था आधार कार्ड नहीं रहेगा तो भी, बट अगर आपको ये 3 काम गवर्नमेंट से करवाना है, अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो करके लेना पड़ेगा। यस सर, हमको पहले तो बोला था नहीं, अभी ये नया रूल है 10B, पहले क्या होता छोड़ दो। ये 3 काम अगर आपको गवर्नमेंट से करवाना है, अगर आपको रिफंड चाहिए, करेक्ट ना, तो ये रूल 89 मतलब ये था इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड मतलब मेरे इनपुट का रेट आउटपुट से ज्यादा है, तो उसके लिए वो था रूल 89 वगैरह, ठीक है। तो ये 3 काम अगर आपको गवर्नमेंट से कराना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा भाई? जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनको आधार कार्ड क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा, और इसलिए नया रूल लाया गया 10B। देखो, द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर 6D who has been issued certificate of registration under rule 10 shall undergo authentication of आधार नंबर ऑफ, हाँ मतलब 6D में तो एक्सेप्शन थे, कौन थे 6D में? नॉन रेसिडेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनके लिए नहीं है, उनके लिए चलेगा, ठीक है। बट बाकी लोगों के लिए क्या करना है? अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर का, HUF है तो कर्ता का, कंपनी है तो डायरेक्टर का, है ना, इन सबका आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना जरूरी है। एंड उनका कोई अथोराइज सिग्नेटरी है तो उनको भी आधार कार्ड अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर ये 3 काम करने के लिए है। मतलब ये 3 काम करने के लिए किसी को भी अभी विदाउट आधार कार्ड आपके ये काम नहीं होंगे। रिफंड के लिए आधार कार्ड वेरीफाई करना जरूरी है, फिर आप हो या आपके अथोराइज सिग्नेटरी हो, दोनों को कवर किया है। इन लोगों को भी कवर किया है जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है प्लस ये, तो ये 3 काम करवाना है तो आपको आधार को वेरीफाई करके लेना जरूरी है, करेक्ट। अच्छा, अभी आप बोलेंगे सर ठीक है मैं वेरीफाई करना चाहता हूं बट आधार कार्ड मेरे को नहीं दिया है, तो अपन ने पढ़ा था अल्टरनेट वायबल मीन्स, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आधार कार्ड लेना। जैसे कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे आधार कार्ड जरूरी नहीं है, जैसे सिक्किम वगैरह है ना, कुछ स्टेट्स में वैसे प्रोविजंस है, तो जहाँ पे आधार कार्ड नहीं है पॉसिबल तो क्या करेंगे? तो उनके लिए अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया, अगर आप अभी आपके पास नहीं है पर आधार के लिए अप्लाई करो, उसका एप्लीकेशन नंबर दो, या फिर बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ दो, वोटर ID कार्ड दो, पासपोर्ट दो, ड्राइवर लाइसेंस दो, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एंड उसके बाद भी आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा अगले 30 डेज में। तो टाइमिंग रिफंड के लिए आप डॉक्यूमेंट दो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगले 30 डेज में आधार को आपको वेरीफाई करके लेना ही पड़ेगा। Now provide that in case of proprietorship the PAN number of proprietor shall also be linked with Aadhaar number of proprietor। मतलब अगर आप प्रोपराइटर हो तो आपका पैन नंबर, आधार नंबर, GST नंबर तीनों गवर्नमेंट ने लिंक कर दिया। दिस इज अ स्पेशल अमेंडमेंट फॉर प्रोपराइटर, कि प्रोपराइटर के लिए पैन नंबर
शाल बी लिंक विद द आधार नंबर, क्योंकि आपने को पता है जीएसटी इज अ पैन बेस्ड नंबर, जीएसटी के जो 10 डिजिट्स है बीच में के आफ्टर 2 ये पैन नंबर रहता है, तो उसको भी लिंक करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा अमेंडमेंट, नया रूल 10 भी अप्लाई किया गया है। ये इन 3 कामों के लिए आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना भी कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, एंड वो नहीं है तो अल्टरनेट वायबल मींस के हिसाब से करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो नाउ ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया है, आपको पढ़ने के बाद रियलाइज होगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अपन ने पढ़ा था कि अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आता है तो उसके अगले 30 डेज में मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि सर मेरा नंबर कैंसिल मत करो, मेरा नंबर मेरे को वापस दे दो, ऐसा मैं 30 डेज में अप्लाई कर सकता हूँ। बस उसमें अभी एक्सटेंशन दिया जाएगा, कौन देगा? जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर आपको 30 डेज का एक्सटेंशन देगा। बस ये अपन ने ऑलरेडी क्लास में कवर किया, फिर भी एक बार बता दिया, क्योंकि आई डोंट नो आपने पहले लेक्चर कब देखे, आपने क्या अमेंडमेंट्स कवर किए, क्योंकि यूट्यूब पे पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स रहते हैं, सो आई एम नॉट श्योर किसने क्या देखा है। फिर भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में पुराने अमेंडमेंट्स के लिंक दिए हैं, तो आपको जो भी देखना वो उसमें से देख सकते हो। मैंने स्टार्ट में बता दिया, आप प्रॉपरली देखना वीडियो स्टार्ट से, जो इन बिटवीन ज्वाइन किया है मैंने नोट्स अमेंडमेंट्स सब कुछ बराबर बताया। ओके, नाउ एक नया अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। जो कंपोजिशन स्कीम में था ना याद करो थोड़ा। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको याद है हमने क्लास में रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे मैंने कहा था कि पान मसाला के लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, कुछ प्रोडक्ट के लिए लिमिट 20 लाख का होगा। अपन देखो पृथ्वी ऑफ आसाम, ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर कोई याद है तो अपने नोट्स में भी है। तो कुछ प्रोडक्ट के लिए लिमिट 40 लाख का नहीं 20 लाख का ही है। उसमें जो मैंने अभी कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा है वो सभी प्रोडक्ट यहाँ पे भी ऐड कर दिए, तो इनके लिए भी लिमिट 40 लाख का अप्लाई नहीं होगा, 20 लाख का होगा। एनहांस रेशियो लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल टू पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब अगर आप ओनली सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो महाराष्ट्र में 40 लाख का लिमिट है, लेकिन अपन ने पढ़ा था कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के लिए 40 लाख का लिमिट नहीं है, वहां पे 20 लाख का। याद है अपन ने एक एग्जांपल किया पान मसाला का, आप चेक करना 20 लाख का अपन ने किया है। तो अभी इन गुड्स के लिए जो अपन ने पढ़ा ना कंपोजिशन स्कीम में, इसके लिए भी 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा, आपको 20 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा उसका मतलब है। इज दिस क्लियर? देखो कौन, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये सब पढ़ के जाना। तो इन प्रोडक्ट के लिए ये सप्लाई गुड्स है, फिर भी ये सप्लाई गुड्स है, फिर भी इनको कौन सा लिमिट अप्लाई नहीं होगा? 40 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम में आने वाला है, IMPF मार्क करके रखो। इज दिस क्लियर? कैन आई गो अहेड? चलो गाइस, हाउ इज द जोश? एंड नाउ लास्ट अमेंडमेंट, टैक्स इनवॉइस एंड ई वे बिल। इसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, इसमें से भी काफी अमेंडमेंट्स मैंने क्लास में कवर किए हैं, बट फिर भी एक बार मैं कवर कर रहा हूं टू बी ऑन सेफर साइड, है ना, मतलब किसी स्टूडेंट का अगर कुछ मिस हो गया तो उसका नुकसान ना हो। चलो नाउ अभी अपन ने पढ़ा था ई इनवॉइसिंग, अपन ने क्लास में देखा था कि ई इनवॉइसिंग क्यों लाया गया। गवर्नमेंट आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है ताकि बाद में जो लोग इनवॉइस सप्लाई तो करते बट गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देते, दे डू एन नंबर ऑफ एक्टिविटी सो दैट दे विल नॉट पे जीएसटी। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए इनिशियली ये स्कीम उन्हीं के लिए कंपलसरी किया गया था जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। तो 17-18 के बाद जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी किया गया था। फिर बाद में उस लिमिट को घटा के 50 किया गया था, एंड नाउ द लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 करोड़ रुपीज। अपन ने नोट्स में 500 भी पढ़ा है और 50 भी पढ़ा है। मैंने दोनों अमेंडमेंट्स कवर किए नोट्स में कि पहले 500 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो ई इनवॉइसिंग कंपलसरी था, बाद में 500 का 50 किया गया, एंड 50 का कितना किया गया? 20 करोड़ किया गया। बस इतना ही है। ओके, ऑल B2B इनवॉइसेस, तो बिजनेस टू बिजनेस जो भी इनवॉइसेस है, अभी जिनका टर्नओवर 20 करोड़ है, कब से? वो भी 17-18 के बाद ही किया है। मतलब 17-18 के बाद आज 5 साल में कभी भी आपका टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज्यादा है, कभी भी आपका टर्नओवर 20 करोड़ से क्या है? ज्यादा है, तो आपके लिए अभी इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, अभी किन के लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ है, ये भी अपन ने पढ़ा था। इसमें बस आखिरी वाला अमेंडमेंट है, इसमें ये ऐड कर दिया है। इनके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं, कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ये अपन ने ऑलरेडी नोट्स में कवर किया है।
ये ABCD अपन ने ऑलरेडी नोट्स में कवर किया, ये एक्स्ट्रा है, तो इनके लिए भी इनवॉइसिंग के कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। बोलो समझ में आपको? इज दिस क्लियर? तो क्या अमेंडमेंट हुआ इनवॉइसिंग में? 50 का 20 करोड़ हुआ है। एंड नया अमेंडमेंट क्या हुआ है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये लिस्ट में ऐड हुआ है, इनके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी 5 चीजें अपन नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। ना एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, डायनामिक क्यूआर कोड ऑन इनवॉइस इश्यूड टू UIN होल्डर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। नाउ ध्यान से सुनना, अपन ने पढ़ा था कि डायनामिक क्यूआर कोड, अगेन गवर्नमेंट चाहती है कि जीएसटी में कोई चोरी ना हो, तो जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है 17-18 के बाद उनके, और सप्लाई B2C है, बिजनेस टू कस्टमर है, सप्लाई क्या है? बिजनेस टू कस्टमर है, तो जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है एंड जिनका सप्लाई B2C है, उनके लिए इनवॉइस के ऊपर डायनामिक क्यूआर कोड होना जरूरी है। जैसे अभी मेरा जो वेबसाइट है, इसमें मैंने गूगल एडवर्टाइजमेंट का हम सर्विस लेते हैं, तो गूगल का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो जब ये मेरे को इनवॉइस देते हैं उसमें क्यूआर कोड रहता है, ठीक है। बट मैं तो B2B हूं, बट अगर आपने भी कोई गूगल से सर्विस लिया, पेड सर्विस एज अ कस्टमर, तो आपको जो बिल आएगा उसमें भी क्यूआर कोड आएगा। तो ऑल B2C जो इनवॉइसेस है, ओके। अब इसमें अमेंडमेंट देखो क्या हुआ है, इशू क्या हुआ था, इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यहां पे कंफ्यूजन हुआ है, करेक्ट ना? तो अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ऑब्वियसली मेरा टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, तो लॉजिकल है, ध्यान से सुनना, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, मैं B2C सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को क्यूआर कोड इशू करना जरूरी है। द प्रॉब्लम इज जो UIN है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, अपन ने पढ़ा था, वो किसको दिया जाता है? फॉरेन एम्बेसी वगैरह को दिया जाता है। इसको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर। और मैंने ये भी कहा था कि पूरे इंडिया में एक ही दिया जाता है, क्योंकि उनके सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, मैंने लॉजिक कहा था, एंड वो जो सर्विसेज लेते हैं उनको रिफंड मिलता है, ये अपन ने एग्जामिशन में पढ़ा है ना? एग्जामिशन नहीं, रिफंड में पढ़ा है, और एग्जामिशन में पढ़ा है कि इनके आउटपुट पे जीएसटी नहीं आता है। तो ये जो UIN है, ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, उनको UIN नंबर दिया जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन में ये कवर्ड नहीं होते हैं। तो इशू राइज हुआ कि UIN जो B2C इनवॉइस दे रहे हैं उसमें क्या करना है, तो उनको भी रजिस्टर मानना है क्या? तो गवर्नमेंट बोला यस, तो ये जिनके पास UIN नंबर है तो उनको भी, वो भी B2C सर्विस देंगे, तो उनको हम रजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे ओनली फॉर द इश्यू ऑफ क्यूआर कोड। तो इनके इनवॉइस में भी क्यूआर कोड होना जरूरी है। सो पहले खाली रजिस्टर्ड पर्सन था, अभी क्या बोला है, अगर आपके पास UIN नंबर है एंड अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी हम रजिस्टर्ड पर्सन जैसे ही मानेंगे। सी उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, बट उनको एज अ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते, क्योंकि नॉर्मली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब होता है? बेस्ड ऑन टर्नओवर, या फिर कंपलसरी, या तो वॉलंटरी। 3 प्रकार का रजिस्ट्रेशन है, बेस्ड ऑन टर्नओवर, कंपलसरी और वॉलंटरी। ये लोग अलग पर्पज के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ये टर्नओवर बेसिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, ना ये कंपलसरी में है, इसलिए उनको उस तरह का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, UINB जो क्लैरिफिकेशन, मतलब जो सप्लाई करेगा B2C, उस पर भी क्यूआर कोड होना जरूरी है। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, एंड नाउ लास्ट अमेंडमेंट ई-वे बिल में हुआ है, करेक्ट? यस। प्राची, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ओके, नाउ लास्ट। नाउ ई-वे बिल में ध्यान से सुनना, अभी ई-वे बिल में भी रूल 138 जिनको है उनको ही देखना है, ठीक है? मोस्टली फाइनल लेवल पे रूल है। ओके, नाउ अभी ई-वे बिल में क्या था, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक होता था। अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते थे। एंड अपन ने जो पहले पढ़ा था उसमें ऐसा था कि मैं ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता हूं, मतलब अगर मेरे को कोई आउटवर्ड सप्लाई करना है अबव 50,000 तो आई कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल। एंड पहले दोनों तरफ ब्लॉक था, मतलब कोई मेरे नाम पे ई-वे बिल भी नहीं बना सकता और मैं भी किसी को ई-वे बिल बना के नहीं दे सकता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये गलत हो रहा है ना? जो मेरे को सप्लाई करना चाहते उनको तो अलाउ किया गया था, तो जो इनवर्ड ब्लॉकिंग था ना वो हटा दिया है। अभी जो ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल है फॉर सर्टन गलत काम, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, आप नोट्स में पढ़ लेना, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो मेरा ई-वे बिल आउटवर्ड सप्लाई का जो है ना
वो ब्लॉक किया जाएगा। अगर कोई मेरे को सप्लाई करना चाहता है एज अ इनवर्ड तो मेरे नाम पे वो ई वे बिल बना सकता है, दोनों तरफ से ब्लॉक नहीं होगा। इट विल बी ब्लॉक ओनली इन केस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाई ई वे बिल का ब्लॉकिंग नहीं किया जाएगा। इतना ही अमेंडमेंट है। इज दिस क्लियर नाउ? ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, सिंपल है। इज दिस क्लियर नाउ? क्या अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया? तो पहले ई वे बिल का अगर मैं डिफॉल्टर हूं तो दोनों तरफ से ब्लॉकिंग था, ना मैं आउटवर्ड बिल बना सकता था ना मेरे नाम पे कोई बिल बना सकता है। अभी आउटवर्ड को तो ब्लॉक कर दिया, इनवर्ड को खोल दिया है, तो अगर मेरे को कोई सप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है विद ई वे बिल, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ लास्ट अमेंडमेंट रिटर्न्स में हुआ है, बट ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी एक बार मैं बताता, दिस इज आई हैव ऑलरेडी कवर इन द नोट्स। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3, 4 एंड 7, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या किया है, फीस को कम कर दिया है। अच्छा, बिफोर दैट क्या था? सेक्शन 47 था, एक बार अपन रिवाइज करते हैं। सेक्शन 47 में एक्सेप्ट एनुअल रिटर्न कितना था लेट फी ओरिजिनली? 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 5000, करेक्ट ना? बट गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो लोग रिटर्न, जिनका नील रिटर्न है एंड जिनका टैक्सेबल सप्लाई, दोनों के लिए फीस सेम बराबर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने फीस को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि जो बंदा नील रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए भी सेम फीस। अभी आप ही बताओ, जो बंदा नील रिटर्न फाइल कर रहा है एंड जो बंदा टैक्सेबल रिटर्न फाइल कर रहा है, उल्टा टैक्सेबल वाले के लिए ज्यादा होना चाहिए था एंड नील वालों के लिए कम होना चाहिए था। तो ये फीस को रैशनलाइज किया गया है सो दैट जिनका बिजनेस छोटा है तो अभी बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से आपको फीस लगेगा। तो 47 अभी भी जिंदा है, तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। उल्टा शेयर्स आउटवर्ड ब्लॉक किया गया है, इनवर्ड बनेगा। आई कैन नॉट जनरेट आउटवर्ड ई वे बिल, आई कैन, समवन कैन जनरेट ई वे बिल, यस। देखो अभी कितना कर दिया है, देखो जीएसटीआर 1 एंड 3 भी ध्यान दो, 1 एंड 3 में क्या किया है, अगर आपका नील रिटर्न है, मतलब आप छोटे मोटे बिजनेस बनो, आपका सप्लाई नील हुआ है, तो बस 250 रुपए लगेगा, टोटल 500 एंड आईजीएसटी का 500। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो खाली 1000 रुपए लगेगा, टोटल 2000, मतलब 5000 नहीं लगेगा। एंड 1.5 से 5 करोड़ है तो 2,500 रुपए लगेगा, टोटल 5000। एंड आईजीएसटी तो टोटल 5000 लगेगा। आईजीएसटी तो सबका टोटल हो जाएगा, यहाँ पे 500, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 5000। एंड अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, फिर आप बड़े बिजनेस बनो, फिर आपको सेक्शन 47 का पेनल्टी लेट फी लगेगा, जो 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 5000। बताओ, ये अपन ने लेक्चर में कवर ऑलरेडी किया है। प्राची, आई थिंक तुमने स्टार्ट का लेक्चर देखा नहीं गाइस। आपने को अमेंडमेंट जून तक के एप्लीकेबल है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। जीएसटी में रोज अमेंडमेंट्स आते हैं दोस्तों, सभी अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई नो लिमिट 10 करोड़ किया गया, बट वो आपके लिए नहीं है, वो जून 23 के लिए है। आप लोग शायद लेट ज्वाइन किया, जिन लोगों को डाउट्स आ रहे, मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जून 22 के अमेंडमेंट्स में कवर कर रहा हूं, वहां तक के सब 6 मंथ बिफोर द एग्जाम। तो जुलाई से जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो दिसंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो जून 23 के लिए एप्लीकेबल है। प्राची, आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन, और ये मैंने स्टार्ट में बताया था। चलो नाउ जीएसटीआर 4 कंपोजिशन टैक्स पर कितना पेनल्टी है? अगर नील रिटर्न है, बेचारा छोटा बिजनेस बने, तो 250 रुपया एंड आईजीएसटी तो 500। एंड नील रिटर्न नहीं है, कुछ टर्नओवर हुआ है, तो फिर 1000 रुपए किया है। क्योंकि लॉजिक लगाओ, कंपोजिशन स्कीम मतलब बिलो 1.5 करोड़, अभी बिलो 1.5 करोड़ है तो वो वहीं पे आएगा, तो इसको मैच कर दिया है। मतलब मैं नॉर्मल स्कीम में हूं या कंपोजिशन, मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, तो जो लेट फी लगेगा वो सेम रखा है, ये सेम ही है। एंड जो जीएसटीआर 7 था उसके लिए कितना किया? देखो अभी क्या था, एनुअल रिटर्न ना, कौन सा था? नहीं, जीएसटीआर 7 क्या था? सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कौन सा था वो? जो अपना टीडीएस कट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी 2.5 लाख के ऊपर, तो उनके लिए कितना था? 20 रुपीज पर डे और 1000 रुपीज विच एवर इज लेस लगेगा। तो जो लोग जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं उनके लिए कितना लगेगा? 25 रुपीज पर डे और 1000 रुपीज विच एवर इज लेस। सेम ही सेम। तो गाइज, नाउ आर यू हैप्पी? These are the GST amendments. बोलो, आपको मजा आया कि नहीं आया? I have explained each and every amendment with logic. हर एक चीज मैंने आपको बता दी है।
अननेसेसरी मैं आपका समय नहीं लूंगा एक्स्ट्रा, जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ा दिया है। जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, बट जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है उतना मैंने 100% कवर किया है। ओके, नाउ कस्टम ड्यूटी के अमेंडमेंट्स मैंने दिए, बट कुछ खास काम के नहीं है। देखो, एक क्लैरिफिकेशन आया, उतना ही है। अपन ने पढ़ा था कि SWS किस पे लगता है, बताओ। SWS इज लेविड ऑन एग्रीगेट ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज लेविड बाय सेंट्रल, मतलब 3-5 छोड़ के बाकी हर एक कस्टम ड्यूटी पे SWS लगता है। अब ये क्लैरिफिकेशन देखो क्या हुआ है, सुनो। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेविड एंड कलेक्टेड एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम एंड इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस लेविड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उस पे ही SWS लगेगा, जो CVD 35 है उस पे SWS नहीं लगेगा। अभी देखो इसमें क्या दिया, इट में बी नोटेड दैट एट प्रेजेंट SWS अप्लाइज ऑन 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज पेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पे नहीं लगता है, जो ड्यूटीज है उस पे लगता है। BCD के ऊपर 10%, अपन ने किया था क्लास में क्वेश्चन, जो भी कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर 10%, वैल्यू के ऊपर नहीं है। इफ द एग्रीगेट ड्यूटी पेएबल इज 0 ऑन अकाउंट ऑफ एग्जम्पशन, तो SWS शैल बी इक्वल टू 10% ऑफ नील। लॉजिकल है, अगर किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया है जिसकी वजह से कोई भी कस्टम ड्यूटी पेएबल नहीं है, तो उस पर SWS भी नहीं आएगा। ओके, एज एग्रीगेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 0, SWS भी 0 आएगा, बस उतना ही क्लेरिफिकेशन है। लॉ डज नॉट रिक्वायर कंप्यूटेशन ऑफ SWS ऑन नोशनल कस्टम ड्यूटी। उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट किया है ना, तो SWS निकालने के लिए नोशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या क्लेरिफिकेशन है कि एग्जम्पशन कस्टम ड्यूटी में दिया है, SWS पे नहीं दिया। लॉजिक समझो, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हमने कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशन दिया है, SWS में एग्जम्पशन नहीं दिया है। एंड अगर कस्टम ड्यूटी नहीं है तो SWS कैसे आएगा? तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, शैल वी टेक नोशनल कस्टम ड्यूटी जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ SWS नोशनल? तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट है उस प्रोडक्ट पे तो नोशनल कस्टम ड्यूटी लेके SWS निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में जो एग्जम्पशन है ना वो कस्टम ड्यूटी को दिया जाता है, SWS पे नहीं दिया जाता। तो फिर SWS आएगा कि नहीं आएगा? शैल वी कैलकुलेट ऑन नोशनल वैल्यू, नोशनल वैल्यू पे SWS नहीं आएगा। तो एक लाइन में प्रोविजन क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया है कि किसी प्रोडक्ट पे अगर हमने कस्टम ड्यूटी पे एग्जम्पशन दिया है तो SWS निकालने के लिए उसका नोशनल ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। दैट्स इट। ये अमेंडमेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, कुछ काम का नहीं है, मैंने बस ऐसे दिया है क्योंकि काफी और लगता है कि यार अमेंडमेंट सर ने कवर नहीं किया, सो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, चिंता मत करो। सो गाइस, मैंने सभी अमेंडमेंट्स प्रॉपरली कवर किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, एंड अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सब समझ में आ गया, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो एनी क्वेश्चन बोलिए। सो डिड यू एंजॉय द लेक्चर? मैंने कहा था कि 1 घंटा 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा लिया, बट थोड़ा डाउट क्लियर करने में टाइम लगता है, बट स्टिल आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिनको पुराने अमेंडमेंट देखना है, मैंने नीचे लिंक दिया है, आप आपके हिसाब से अमेंडमेंट देख लेना, वो भी मैंने दे दिया है, ठीक है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जल्दी मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको जो रिवीजन नोट्स दूंगा वो सब अमेंडमेंट करके देने वाला हूँ, इसलिए मैंने लेट किया है। मैं पहले भी दे सकता था, बट क्या पॉइंट है आपको अनअमेंडेड अमेंडमेंट रिवीजन नोट्स देके। तो अगले 4 दिनों में आपको फ्रेश अमेंडेड रिवीजन नोट्स आएंगे जिसमें ये अमेंडमेंट्स कवर होंगे। बोलो अच्छी बात है कि नहीं, बताइए आप। यस, ग्रेट। बताइए, मैं आपको पुराने अमेंडमेंट्स दूं, रिवीजन नोट्स दूं या अपडेटेड दूं? यस, अपडेटेड ना, इसलिए टाइम लगा है। काफी बच्चों का मैसेज आता है कि सर नेक्स्ट मंथ में एग्जाम में थोड़ा जल्दी दे दो ना, ये अमेंडमेंट उसमें मेरे को ऐड करने थे। ओके, सो कुछ दिनों में आपको अमेंडमेंट नोट्स मिलेंगे। चार्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए, कलर चार्ट्स, रिवीजन नोट्स दिए, टेस्ट पेपर भी ड्राइव में ऐड कर दिए, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको दे दिए, उसका फायदा लो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, करेक्ट ना। सो आपको पढ़ा के मजा आया, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो अगले 2 महीने ऐसा पढ़ाई करना कि आपके पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि भाई क्या मेरे बेटे ने पढ़ाई की या मेरे डॉटर ने पढ़ाई की।
So you have to work really hard to make them proud, and I hope you will do that. Thank you so much and bye bye. करेक्ट सुरेश, तुम ऑफिस में कांटेक्ट करो, तुमको बता देंगे, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अमेंडमेंट मैराथन सेशन में, तब तक थैंक यू, टाटा बाय बाय। आई एम ईगर टू सी ऑल योर कमेंट्स एंड मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है, अगर आपको रियली अच्छा लगा तो जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।